उस मैं को अपने वहां ले जाएं तो उसका एक अंतर आ जाएगा। तो मैं शब्द को हमें विस्तारित करना है, ना कि उसकी भावनाओं को संकुचित करना है आदरणीय। कहे कि मैं शब्द कहीं से भी हटाया नहीं जा सकता। मैंने बहुत अभ्यास किया लेकिन इसे हटा नहीं पाया। कोई भी प्रश्न करेगा तो पहला उत्तर आएगा मैं, अगर व्यक्ति विशेष से प्रश्न किया जाएगा तो उस मैं के भाव को समझना महत्वपूर्ण। अब आते हैं आपकी बात पे, जो आपने बहुत बड़ी बात की। आपने कहा कि आप पूरे भारत में, आपकी जो सबसे बड़ी शक्ति है, आपने पूरे भारत में इतने भ्रमण किए हैं और लगभग 70% आपने स्वयं बताया कि इस भूमि को स्वयं देखा है, भारतीय धरा को। तो ऐसी स्थिति में जो आपने कहा कि आप हमारे समूह को, हितेश जी को, पूरी टीम को, आप बहुत से ऐसे लोगों को दे सकते हैं जिनकी एक अपनी विशेष उपयोगिता हो सकती है, जो इस क्षेत्र में जाने माने व्यक्ति हैं। ये तो आदरणीय आपकी तरफ से जो प्रस्ताव आया बहुत ही अच्छा है और ये तो बिल्कुल सहर्ष स्वीकार्य है, क्योंकि इसी की आवश्यकता है इस टीम बिल्डिंग प्रोसेस में अभी से। और आपसे जो निवेदन ये है कि जो आपने बात की, अभाव का अभाव कितनों के पास है और विचार, आचार और साधन, इन सब चीजों को पुनः एक बार आप सूक्ष्मता में वर्तमान शिक्षा नीति को देखते हुए और जो आने वाले जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें किस तरह से क्या बदलाव होना चाहिए और क्या आज शिक्षा आवश्यक है या साक्षरता, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। और जो मंथन चल रहा है, मुझे ये लगता है कि इस मंथन को हम अगली बार भी लेंगे, कहे कि ऐसी बहुत सी बातें उठ करके आई हैं जिसपे विशेष रूप से मंथन की आवश्यकता हो चुकी है। तो आप इन बातों को थोड़ा सा स्पष्ट करिए, जिससे कि आपने एक बात और की थी, कारखाने कहाँ लगाने हैं या कहाँ नहीं लगाने हैं। इसी पे पीएम नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है कि जितनी भी उर्वरक भूमि है, फर्टाइल लैंड है, वहां तो अब किसी भी तरीके से कोई छेड़खान नहीं करनी चाहिए। तो संभवतः आपकी एक बात को उन्होंने स्वतः या आपके समूहों के या जहां कहीं से भी गई है, ये बात उन्होंने कह दी है और ये बात आ चुकी है। लेकिन ये जो खेती की बात अगर हम करते हैं, इन सब चीजों की बात करते हैं, शिक्षा की, साक्षरता की, इसमें वर्तमान परिदृश्य में नई शिक्षा नीति और वर्तमान शिक्षा नीति और ये कारखाने कहाँ लगाने, इनमें सब में और किसानों को कैसे समन्वय में सूक्ष्म में हम ला सकते हैं, उसके ऊपर आपके क्या अपनी एक, क्या है कि आपने बहुत लंबे समय भूमि पे काम किया है, तो आपने बिल्कुल अपने आप को इस चीज से आत्मसात किया होगा। मैं 1 मिनट कहना चाह रहा हूँ। सत्य प्रकाश जी ने जो बात रखी है, कारखाने कहाँ लगाने हैं, भाई साहब और सभी सदस्यगण यहाँ पे, इट इज मोर देन कि फर्टाइल लैंड्स में लगाने या नहीं लगाने हैं, वो कहीं और व्यापक प्रश्न है। और सत्य प्रकाश जी से निवेदन रहेगा कि अभी हमारे पास कुल मिला के 20 शेड्यूल मिनट्स हैं, जहाँ बात आवश्यक हुई तो ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। कृपया इसको आप इसका उत्तर दें, आपके मन में क्या है कि कारखाने या उद्योग कहाँ लगने चाहिए। धन्यवाद। देखिए, एक बात और भी है ना, ये जो औद्योगिक विकास है उसकी दिशा क्या होगी, किस प्रकार के कारखाने लगाने हैं, है ना, किस प्रकार के कारखानों की आवश्यकता है, किस तरह की वस्तुओं की आवश्यकता है, किस तरह के सामानों की आवश्यकता है। मेन चीज ये है, अभी तो जो पूरा विकास की पूरी अवधारणा वो पश्चिम की नकल है टोटली। अभी हमारी आवश्यकता है किस प्रकार की है, हमें किस प्रकार की चीजें चाहिए, इस देश में क्या चीज है, इस देश के लोगों की स्थिति क्या है, उसके अनुसार नहीं हम सोच रहे। तो इसलिए ये अनेक सवाल है, इनके ऊपर सारी स्थिति का जिन लोगों को थोड़ा मालूम है वो थोड़ा बैठे सोचे। हम सिर्फ गाइड मोटी मोटी बात बोल सकते हैं, पर इसकी बारीकी में जाना पड़ेगा हमें कि भाई ये चीज चाहिए, पहले ये चीज का उत्पादन चाहिए, पहले इन चीज का उत्पादन हो जाए, पूरे राष्ट्र को कम से कम इन चीजों की तो गारंटी हो जाए, उसके बाद दूसरी चीज सोचेंगे हम। अभी पानी की भी गारंटी नहीं है, पानी भी मोल बिक रहा है, ये कौन सा विकास है? देश में सब लोगों को पानी की भी गारंटी नहीं है।
हवा का संकट और खड़ा हो रहा है, हवा भी लेके चलेंगे बोतल में कंधे पर डाल के। ये सब क्या स्थिति बन रही है? तो सवाल ये है कि एक इस तरह की व्यवस्था बने भाई, जिसमें कि प्रकृति की जो चीज है, हवा, पानी, रोशनी, ये भी तो सहज मिले ही, पर भोजन भी प्रकृति ने दिया है, उसमें ठीक है आदमी का पुरुषार्थ लगा है, वो भी सहज रूप से मिल सके। उसके बाद सबको जो कपड़ा है, मकान है, ये तो बहुत सहज और आसान चीज है आजकल। इनके लिए आदमी को क्या सोचना पड़े आजकल? और चीजों के लिए सोचेगा आदमी, और रिसर्च करेगा आदमी, दिमाग को खुला रखेगा थोड़ा आदमी इन छोटी छोटी चीजों के लिए। इसलिए हमने कहा गरीबी रेखा की जगह अमीरी रेखा बननी चाहिए। आज गरीबी रेखा की जरूरत नहीं है, अमीरी रेखा की जरूरत है। सारे संसाधनों में मुट्ठी पर लोग कब्जा होता जा रहा है। ये कौन सी अर्थव्यवस्था भाई? किसकी अर्थव्यवस्था है, किसके लिए? तो इसलिए ये सब बैठ के आराम से एक सहमति बननी चाहिए हमारी टीम की कि हमारे युग परिवर्तन की सोच ये है, और फिर इसको रखे हम बहस चलाएं, दुनिया के सामने संवाद रखें। हमारी सोच पहले आपस में क्लियर हो, चाहे वो 50 लोगों की हो, 100 लोगों की हो, 10 लोगों की हो, है ना, एक सोच क्लियर होती जाए, उसको समाज के सामने डालते जाए कि ये विकास का मॉडल है, ये अर्थव्यवस्था है, ये शिक्षा व्यवस्था है, ये न्याय व्यवस्था है, ये चुनाव व्यवस्था है। आज चुनाव व्यवस्था क्या है? आज न्याय व्यवस्था क्या है? आज चिकित्सा व्यवस्था क्या है? 5 से 25 लाख लेकर घूम रहे लोग बाग, सारा कहीं कुछ इलाज नहीं है। बीमार पड़ जाए तो उसको आज विश्वास नहीं डॉक्टर के ऊपर। आप समझो उस बात को, तो उसके ऊपर एक समझ, सोच, टीम बनेगी तो विश्वास बनेगा। तो कारखाने लगेंगे तो किस चीज के कारखाने लगेंगे, क्यों लगेंगे? सत्यप्रकाश जी, आपने बड़ी जमीन से जुड़ी हुई बातों को कहा है। अब आपसे एक सीधा प्रश्न अगर आपकी अनुमति हो तो करना हाँ चाहता जरूर जी, जरूर करो, मैं भी कोशिश करूंगा उत्तर देने की। आप ये अब मानिए मत, अब आपसे जो मैं कहने जा रहा हूं ये कह रहा हूं कि अब इस समय, इसी समय से आप राष्ट्र के, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं। शासन तंत्र आपके नियंत्रण में है। आप तत्काल इन आने वाले समय में किस तरीके से कार्य करेंगे? अब आपका कार्यकाल समय प्रारंभ हो चुका है। अब हम लोग उस निष्कर्ष पे आते हैं, अब आप देश के प्रधानमंत्री, हम सब लोग स्वीकार करते हैं और आपको ये शासन तंत्र चलाना है। अब हम ये चाहते हैं कि सारी की सारी चीजों पे आप वो बताएं कि हमें क्या करना है एज अ जन सेवक, और आपकी क्या प्राथमिकताएं? देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है, अगर मैं मानना नहीं आदरणीय, अगर मैं प्रधानमंत्री बनता मानना नहीं, हूँ आप आज, इस समय प्रधानमंत्री हैं। आवाज आपको प्रधानमंत्री हम सब लोगों ने घोषित कर दिया। तो सुनो, मेरे जीवन में अलग अलग विषयों के अलग अलग लोग आए हैं, जो मानता हूं कि शिक्षा के ऊपर, ये अर्थव्यवस्था के ऊपर, ये न्याय व्यवस्था के ऊपर है, अपनी अपनी एक गहरी समझ रखते हैं। इन्होंने संवाद किया है, इन्होंने दुनिया की व्यवस्था भी समझी है। तो मैं ऐसे लोगों का ग्रुप को एक जगह बैठाऊंगा कि भाई इसके नेतृत्व में नहीं ये बैठाएंगे नहीं लोग। आप आदरणीय, एक मिनट पुनः निवेदन। अब आप गा गे घी से ऊपर उठ चुके हैं, अब आप कर रहे हैं, अब आप करना प्रारंभ करिए। अगले 10 मिनट आप इस राष्ट्र को एक दिशा दे रहे हैं, करूंगा नहीं, कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं, एक आदमी सारी बातें नहीं जानता, गहराई से नहीं जानता, उसको ये पता होता है लीडर को, इस संजय शर्मा के अंदर ये क्वालिटी है, अरविंद तिवारी के अंदर इस चीज की मास्टरी है, हितेश चंदेल के पास ये मास्टरी है, ये विश्वास होता है, और वो उनको फिर काम सौंपता है और मोटी नजर उसके ऊपर रखता है, मोटी मोटी गाइडेंस देता है। एक व्यक्ति कोई भगवान बन जाए, सारे काम वही करेगा, ये सिद्धांत ही गलत है, मैं ऐसा मानता हूं, है ना। उसे यह पता है कि जिस व्यक्ति के अंदर जो ईमानदार है, जो योग्यता है, उसके इर्द गिर्द टीम खड़ी कर दो और उस पर नजर रखो, पर ये नहीं खुला छोड़ दो, उस पर नजर रखो कि भाई इस दिशा में गाड़ी जानी चाहिए, अब तुम ले जाओ, कैसे ले जाओ, और मैं देख रहा हूं। प्रधानमंत्री काम सिर्फ इतना है, प्रधानमंत्री काम ये नहीं कि हर चीज में अपनी थोप दी, अपनी चीज में अपना फैसला ले लिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। उसका काम है सारे को मैनेज करना, ठीक लोगों को ठीक चीज सौंप देना, ये काम है उसका। लीडर का काम ये होता है। खुद लीडर काम करेगा, थक जाएगा, मर जाएगा। लीडर काम करवाना जानता है, करता नहीं खुद। अरविंद जी, मेरी बात समझे? जी मैं सुन रहा हूं, मैं अभी अभी मैं आपको एज अ प्रधानमंत्री सुन रहा हूं।
हाँ, तो मैं अगर प्रधानमंत्री बनता हूं तो मुझे ये पता है कि देश में किस व्यक्ति ने किस फील्ड में क्या काम किया है, कितने साल लगाए हैं, क्या ईमानदारी है, क्या इसके मूल्य है ना। मैं उन व्यक्तियों को बुलाऊंगा और कहूंगा भाई इस चीज को संभालो, अब आप इस चीज को संभालो, आप इस चीज को संभालो, आप इसका करो मतलब काम। इन सब की नामों की सूची और उन कामों की, उनकी जो श्रेष्ठता है, जिस कार्य में श्रेष्ठ है, उसकी पूरी विवरण आपके पास है। हाँ बिल्कुल है, यही पूंजी है मेरे पास। तो जब ये पूंजी है, क्या ये पूंजी आप साझा कर सकते हैं जिससे कि एक दिशा पे बढ़ा जाए? हाँ, जब बढ़ेंगे तो साझा हो ही जाएगी, वो तो उसमें कहने की बात ही नहीं है। नहीं, जब बढ़ेंगे नहीं, हम बढ़ने के लिए देखिए, अब ये अगर जब बढ़ेंगे, जब आप, हम, मैं ये कह सकता हूं कि जब आप देंगे, मैं ये नहीं कहूंगा आप दीजिए, हम बढ़ेंगे। मैंने मेरा कुछ तो बड़ा लोग तो स्पष्ट मानना है आदरणीय कि हम इस मार्ग पे जब आगे निकल चुके हैं, तो हमें अब जब परंतु परंतु किंतु लेकिन से हटना पड़ेगा। आप दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। जब आप देंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, मैं नहीं कहूंगा। कारण क्या है कि आप नहीं देंगे और हम नहीं देंगे, तो आप ये बताइए देगा कौन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अनेक लोगों की लिस्ट बना रखी है अपने डायरी में। संजय भाई ने कहा था मुझे, अनेक लोगों की लिस्ट भी बना दी है। मगर अगली बार जो है ना, आप इन लोगों को बुलाओ, है ना। कई नाम मैंने बताए संजय भाई को। तो ये सूची पूरी साझा कर दीजिए। तो ये पहला कदम हुआ। दूसरा कदम ये होगा कि इन व्यक्तियों की सूची के संग क्या इनकी कार्य दक्षता, किस क्षेत्र में कार्य दक्ष हैं, ये वो भी आपने वर्णित किया तो हुआ है। 4-5 नाम आए ना सामने, वो उसमें भी तो चल रहा है दिमाग में। चीजें चले आगे तो फिर वो अपना आप बढ़ेंगी, और वो लिस्ट ऑटोमेटिक बने। कई तरह की लिस्ट है, पॉलिटिकल क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, है ना। किस किस की व्यक्ति की क्या क्या भूमिका, क्या क्या काम किया उसने, क्या क्या सोचा। तो ऐसे अनेक तो लोगों की अब हम लिस्ट ये है। मान चल रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सत्यप्रकाश भारत जी अपनी टीम को ये सूची शीघ्र ही सौंपेंगे, जिससे कि कार्य को आगे बढ़ाया जाए। अभी तो मैं प्रधानमंत्री अपने ग्रुप का हितेश चंदेल को मान रहा हूँ। आप देखिए। मैं इस समय आपको मान रहा हूँ, हितेश चंदेल को तो भी मैंने बाहर रखा हुआ है सीन से, और जानबूझ करके रखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अभी तो उनकी लीडरशिप के नीचे काम कर रहे हैं। और नहीं, बिल्कुल ना। इस राष्ट्र में, भारतवर्ष में इस समय प्रधानमंत्री आप हैं। हितेश चंदेल की भूमिका तो बहुत अलग है। वो तो विद्वान हमारे, प्रधानमंत्री के आसपास भी नहीं आते। जी जी जी, एक विद्वान हमारे बीच में जुटे हैं, डॉक्टर संजीव जी। और वो यदि वही संजीव जी हैं जो मैं समझ रहा हूँ, तो काइट में आप एक सीनियर प्रोफेसर हैं और डीन और बाकी पदों को भी सुशोभित कर चुके हैं। धन्यवाद डॉक्टर संजीव जी, आपने ज्वाइन किया यहाँ पर। संजीव जी के कुछ प्रश्न है, क्या हमने मौका दे सकते हैं अनम्यूट करके डॉक्टर? बिल्कुल, आप भी अनम्यूट कर सकते हैं आदरणीय, आप देखिए, आप कर अच्छा, सकते हैं। और ये वीडियो का भी उनको आप अलाउ कर दें साहब, तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद, थैंक यू। संजीव जी, आप अपने प्रश्न मुखर होके कहें, हम आपको देखना भी चाह रहे हैं। डॉक्टर संजीव पी सिंह फ्रॉम काइट इंजीनियरिंग कॉलेज, गाजियाबाद, वन ऑफ द लीडिंग कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश। आप सुन पा रहे हैं संजीव सर? हेलो, यस संजीव प्लीज। सिंह जी को, हाँ हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट करें डॉक्टर संजीव सिंह जी, और अपनी बात कहें। धन्यवाद। मुझे लगता है वीडियो की अनुमति भी ऑफिशियल अरविंद जी की तरफ से जा रही होगी आपके पास। कृपया सामने आए और अपनी बात कहें। धन्यवाद। उनको पैनल में प्रमोट कर दिया है, आइए वो संजीव जी। पैनल में आ गए हैं। संजीव आप सिंह जी, आप अपने को अनम्यूट करिए, अपना वीडियो ऑन करिए। संजीव जी, मैं आप सुन पा सुनाई रहे दे हैं रहा हूँ डॉक्टर सर? संजीव सिंह जी? हाँ, अब आप अपना, हाँ, यस। या am I audible? सुनाई दे रहा यस हूँ? सर, नाउ यू आर। यस, यस सर, ओके नमस्कार, ओके, वेलकम। सबको मेरा जी, सुनाई प्रणाम। दे रहे हैं जी। एक्चुअली यस सर, मैं सुनाई दे रहे हैं सब यस। मेरा आप क्वेश्चन अभी एक्चुअली दिख नहीं रहे हैं। मैं दिख नहीं रहा हूँ? नहीं, अब दिख रहे हैं सर। दिख रहा हूँ, ओके। एक्चुअली सत्य प्रकाश जी बोल रहे थे कि मैं सिलेक्ट करूंगा। प्रोफेसर संजीव सिंह जी सुनाई भी दे रहे हैं और दिखाई भी दे रहे हैं। नहीं तो नहीं दे रहे अभी। हाँ, वो बहुत दूसरे। लोगों को नहीं दिख रहे हैं। अब
कहीं कुछ समस्या होगी। ठीक है, डॉक्टर संजीव सिंह जी आप बोलिए। अभी आवाज आवाज चली गई है संजीव जी, थोड़ा सा अनम्यूट करेंगे अपने आप को प्लीज। जी, अचानक आवाज बंद हो गई सर। हाँ अब आए। जी सर प्लीज। आवाज आवाज हाँ हाँ, यस प्रोफेसर साहब अभी आ रही है सर। अब सब आ रही, अभी आ रही थी फिर चली गई आवाज। आवाज नहीं आ रही है। का माइक ठीक से आगे- कनेक्टेड आगे- नहीं लग रहा है, एक बार माइक को कनेक्ट करवा दीजिए उनको फोन करके ना। ठीक है। अनम्यूट तो कर पा रहे हैं पर वो नहीं, शायद mic से शायद आवाज नहीं आ उनका कनेक्शन अनस्टेबल है। नहीं, पर फिर भी थोड़ी बहुत आवाज आती है, तो थोड़ी भी नहीं आ रही है तो मतलब माइक ठीक नहीं है वो, बिल्कुल आवाज नहीं आ माइक रही। में ऊपर की तरफ देखेंगे, एक माइक बना रहता है, उस पे अगर क्रॉस बना हुआ है तो उसको अगर प्रेस करेंगे तो आवाज ठीक हो जाएगी। नहीं, वो ऑलरेडी अनम्यूट है। अनम्यूट भी है, कुछ कनेक्शन में इश्यूज हैं। तब तक सत्य प्रकाश जी आपसे एक प्रश्न था, बार बार जो मेरे दिमाग में, आपने इस बात को 2-3 बार रिपीट किया है, इसको थोड़ा सा आप समझाइए, व्याख्या करें। इससे कम में चलता नहीं, इससे अधिक की आवश्यकता नहीं। बार बार सुनता हूँ, थोड़ा सा इसे यदि एलैबोरेट करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। नहीं, देखिए मेरी समझ ये है कि जो आदमी शिक्षित है, समझदार है, उसकी आवश्यकताएं एकदम निश्चित है। जी ठीक है ना। इस शरीर की आवश्यकताएं एकदम निश्चित है। जी अगर शरीर को आपको ठीक जीना है, स्वस्थ जीना है, तो एकदम निश्चित आवश्यकता है। उस आवश्यकताओं को पहचानना ये भी शिक्षा का एक बहुत बड़ा भाग है, जो आज की शिक्षा में अनुपस्थित है पूरे रूप से, है ना जी। है ही नहीं। ओ, अब तो इच्छाएं अनंत और साधन सीमित, जबकि वास्तविकता यह है कि साधन इस धरती में भरपूर है, अनंत नहीं है, भरपूर है, पर्याप्त है, और इच्छाएं आदमी की, आवश्यकताएं आदमी की बहुत कम है, बहुत कम है, निश्चित है। इससे ज्यादा चाहिए नहीं, इससे कम में काम चलते नहीं। क्या चाहिए आदमी को? ठीक भोजन चाहिए, जो कपड़े चाहिए 2-3-5 जोड़ी, जितने भी 10 जोड़ी जो भी कह लो आप, है, और रहने के लिए मकान चाहिए। और क्या चाहिए आदमी? और छोटे मोटे जो भी साधन चाहिए, दूरदर्शन, दूरगमन, दूरश्रवण, इतना चाहिए। उसके लिए कुछ भी नहीं ज्यादा चाहिए। अगर आदमी ठीक तरह पहचान ले और अपने आप को सब बिना मतलब की दौड़ से बचा ले, बिना मतलब की दिखावे से बचा ले, तो आदमी का जीवन बहुत मस्त है, बहुत सुंदर है। पूरे ऋषि परंपरा में ऋषियों का जीवन देख लो आप, है? ऋषियों का जीवन, ऋषि को चाहिए क्या? वो गरीब नहीं था ऋषि, वो फकीर था, ये सोच लो आप। वो झोपड़ी में नहीं रहता था, वो कुटिया में रहता था। झोपड़ी और कुटिया के अंतर को, गरीब और फकीर के अंतर को, भिक्षा और भीख के अंतर को समझना पड़ेगा। हम भिखारी नहीं है, हम भिक्षु जरूर है। हम गरीब नहीं, हम फकीर जरूर है। हम झोपड़ी में नहीं रहते, हम कुटिया में रहने वाले लोग हैं। इससे ज्यादा चाहिए नहीं, इससे कम में काम चलता नहीं। तो समझदार आदमी की परिभाषा मेरे हिसाब से, शिक्षित व्यक्ति की परिभाषा मेरे हिसाब से, जो जितना प्रकृति को, समाज को, परिवार को कम से कम ले, अधिक से अधिक दे, वो है सचमुच इंसान। अभी तो हम लेने में लग रहे हैं, देना भूल गए हम। अभी हमारी नीयत सिर्फ दूसरों का उपयोग करने की है। हम दूसरों के लिए क्या उपयोगी हो रहे? ये जब ही हम बन सकते हैं जब हमारी आवश्यकताएं निश्चित होगी। और मैं अभाव की बात नहीं कह रहा, मैं कम की बात नहीं कह रहा, निश्चित आनंद के साथ जीने के लिए ये चाहिए बस। इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं भाई, चाहिए ही नहीं। आज 1 करोड़ बैंक बैलेंस है, 2 करोड़ बैंक बैलेंस है, 5 करोड़ बैंक बैलेंस है, अरे आदमी को फिर भी ज्यादा पेट नहीं भर रहा। अब ऐसे आदमी का क्या करें हम? 5 अरब है जब नहीं भर रहा पेट, अब ऐसे का क्या करें हम, बताओ। मेरे पास कोई इलाज नहीं। मैं तो उसको आदमी नहीं मानता, मैं तो उसको शैतान का बच्चा मानता हूँ, कोई भी हो चाहे। नहीं, उसमें जो बड़े भाई साहब, उसमें जो शैतान का बच्चा आप कह रहे हैं ना, क्या है कि मैं देख रहा हूँ, मैं भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से लगातार जुड़ा हूँ। डॉक्टर संजीव जी यहाँ पे थे, उनका संदेश आया कि उनका वहाँ पे बारिश तेज हो रही है, गड़गड़ाहट है, इसलिए शायद वो थोड़ी देर में फिर कनेक्ट करेंगे। वो भी एक कॉलेज से हैं, और मैं बहुत सारे और कॉलेज में घूमा हूँ। बड़ी बड़ी वहाँ पे ना दरवाजे के बाहर में, रिसेप्शन के पास में लिस्ट लगी रहती है कि फला लड़के का या फला बच्चे का
लड़के या लड़की का इतने करोड़ का पैकेज हो, इतने लाख का पैकेज हो, उनका नाम प्रथम है और उन्हीं के नाम पे, तो एक होड़ सी हमने पूरे समाज में ऐसी भगदड़ सी लगा दी है। उसका अंत क्या है कि कोई बच्चे का माता पिता 1.5 लाख की नौकरी पे खुश होगा कि 2 पे खुश होगा कि 10 लाख पे खुश होगा, उसकी कुछ अंतहीनता है। तो आपने जो एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ पे पीकेएस जी की बात हुई थी, पीकेएस जी दादा हमारे बीएचयू के हैं, और हमारी फिर हितेश जी ने भी बात रखी है कि ये कहीं ना कहीं इसमें सामंजस्य तो हमें बिठाना पड़ेगा। जो आप आज की शिक्षा और नई शिक्षा के तालमेल की बात कह रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि आपने तालमेल पे सहमत हो गए, पर जैसे मैं महेंद्र जी से की बात को जितना समझ पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं पूर्ण निर्माण की भी आवश्यकता है। तो उस पर आप कुछ कमेंट करेंगे? ये जो भगदड़ सी मची हुई है सबके दिलों में कि 1.5 लाख का पैकेज हो कि 1 का हो कि 10 का हो, और बच्चों को होश ही नहीं है, और बच्चे इसमें कई बार दौड़ में बर्बाद से भी होते हैं, थकान सी महसूस करते हैं। हाँ, अरविंद भाई साहब शायद कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर प्रश्न सत्य भाई के पास जा सकते अरविंद जी हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? ये प्रश्न आपके पास पहले पहुंचे, मेरा आपसे खाली इतना ही जोड़ना है कि आपको इस पे कुछ कहना नहीं है। आप इस समय से करीब पिछले 20 मिनट से राष्ट्रीय प्रधानमंत्री हैं, आप अपना निर्णय सुना। अरविंद भाई साहब वोटिंग करानी पड़ेगी। ब्यूटीफुल, यस गिवन। बात कह दी, सीरियस बिजनेस कर रहे हैं संजय जी, हम मैंने लोगों को बात कह दी। एक मिनट, मैं तिवारी जी की बात से मान लीजिए सहमत कि आप हूँ प्रधानमंत्री आदेश दीजिए। कि सत्य संजय प्रकाश भाई, जी मैं हमारे अगर बीच प्रधानमंत्री में बनता हूँ, आज की डेट से प्रधानमंत्री हैं, आप दिशा निर्देश दीजिए। आप डीवीसी क्लब मैं ऐसी डीवीसी अर्थव्यवस्था क्लब को जन्म में दूंगा हम आपको एक मौका देंगे इसमें कौन कि बोल रहे? आपकी गाइडेंस पर हम सब मिलकर के काम करें। बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया। इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि आपको किन्हीं एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा, या हर पढ़ा लिखा आदमी एक्सपर्ट है कुछ नहीं करने में या करने में। आपके पास इतनी समझ व्यवहारिक है कि हम सब उसका फायदा उठा लेंगे। आप इसका फायदा उठाएंगे, आपके आसपास हर आदमी में एक भगवान ने ताकत देके भेजा है, वो खोज निकालना आपका काम है। बहुत बढ़िया। आप इस समय राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में इस पे निर्णय बताएं, आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाऊंगा जिस अर्थव्यवस्था के अंदर हर युवा की, हर व्यक्ति की शक्ति का सदुपयोग होगा और हर व्यक्ति के जीवन में राष्ट्र अपनी एक भूमिका निभाएगा। और उसके लिए उस अर्थव्यवस्था को लोगों तक पहुंचाने के लिए उस तरह की शिक्षा व्यवस्था का एक पूरा मॉडल दिमाग में है। और मैं मानता हूं मेरे पास 5 साल कोई युवा मेरे पास रह जाए, 5 साल भी बहुत ज्यादा कह रहा हूं मैं कह रहा हूं 12-13 साल से लेकर 14-15-17 साल तक एक युवा रह जाए, वो कहीं गलती कर ही नहीं सकता भाई। वो सचमुच परिवार, समाज और प्रकृति के पूरक बन के जिएगा। उसके अंदर क्या, एक विचार ही तो भरना है ना, विचार, सोच। वो गलती कर नहीं सकता। कैसे भी युवा दे दो मुझे आप, मेरे पास आए युवा एक से एक, और मैंने उनको बनाया है। और जिसको बनाया आज तक, मैं उनके 10, 20, 50 के नाम आपको दे सकता हूँ। उनके जीवन में कोई जाके कर तो बनाओ ना बेईमान, उनको बनाओ ना कुछ दूसरी तरह का, नहीं बन सकते। तो ये तो शिक्षा व्यवस्था का कमाल है कि आपको कैसी अर्थव्यवस्था समझानी है, कैसी न्याय कहते किसे है। अभी तो यही नहीं पता न्याय का मतलब क्या होता है। कि न्यायालय में न्याय थोड़ी ना है, निर्णय है, मात्र फैसले है। वो पैसे के बल पर होते हैं, सब बिके। तो वो तो जैसे ही कोई सही व्यक्ति, अगर विचारवान व्यक्ति आएगा तो उस तरह की व्यवस्थाएं बना देगा। उस व्यवस्था में सब अपना आप ढलती है चीजें, फिर कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, कोई व्यक्ति होता है जो रावण की तरह, कंस की तरह, फिर भी कोई गलत होता है, तो उसके लिए राज्य व्यवस्था, दंड व्यवस्था होती है। जैसे इस चंडेल जी ने भी कहा, दंड व्यवस्था एकदम खत्म तो नहीं कर सकते, पर दंड व्यवस्था एक्चुअल में मुट्ठी भर लोगों के लिए जो कि गलत उनकी प्रवृत्ति होती है, कुदरती होती है, उनके लिए दंड व्यवस्था उनको सुधारनी पड़ती है। अभी तो आदमी को ही अपराधी बनाया जा रहा है, सबको दंड व्यवस्था पर लाया जा रहा है। अच्छे से अच्छा ईमानदार आदमी और ज्यादा पिस रहा है, पूरा का पूरा पलट गया। तो अगर मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं ऐसी अर्थव्यवस्था को जन्म दूंगा। पहले तो इस अर्थव्यवस्था में कोई भूखा नंगा नहीं होगा, कोई नहीं होगा, अरबपति को चिंता नहीं मुझे। और फिर मुझे ये भी पता है कि विदेश से भी आज जो ताकत है उनसे भी लड़ना है। तो ये सब विचार की बात है, ये सब भाव की बात है। अगर मेरा जीवन ठीक है, मेरे पास एक सोच है, मेरे पास एक क्लियरिटी है, तो मैं जनता को अपने साथ ले जाऊंगा। जनता बहुत अच्छी है इस देश की, मैं बता रहा हूं आपको। इस देश की जनता चने खा के जी सकती है। लाल बहादुर शास्त्री ने उसका उदाहरण है हमारे देश में। जनता पे मुझे कहीं अविश्वास नहीं है। मैं तो कहता हूं मेरे साथ हाथ में 2-3 साल मीडिया दे दो, मैं पूरे देश को एकदम पलट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जनता बेईमान नहीं है, बेईमान बनाया जा रहा है आज।
व्यवस्था उस तरीके की बेईमान बना दिया गया। जनता का दोष नहीं है, मीडिया आपके हाथ में आज, पहले मीडिया नहीं था, आपके हाथ में आज मीडिया है। आप मीडिया के माध्यम से इस तरह की पॉलिसी, इस तरह की बात युवाओं के सामने रखो, इस तरह की जीवन शैली दिखाओ। अब मैं टिप्पणी क्या करूं, किसी को टिप्पणी करना मैं इस पर ठीक भी नहीं मानता किसी के ऊपर। इस तरह की जीवन शैली दिखाओ कि लोग अपना आप सही रास्ते पे चल पड़े। अब दारू बेच के तो आज सारा देश का पूरा बजट तैयार हो रहा, दारू बेच के तो सारे खर्चे निकल रहे। आज पेट्रोल के दाम बढ़ा के खर्चे निकल रहे। क्या जीवन शैली, अरे गाड़ियां क्यों चला रही है इतनी भाई इस देश में, क्यों चला रहे, क्यों ठेके खोल रहे हो? हाँ बोलो। आपका ये सब उद्बोधन हम समय सुन रहे थे राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में, और राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में आपने एक प्रश्न किया था कि हितेश चंदेल जी इस समय जो पार्श्व में थे, एक ऑब्जर्वर की भूमिका में थे, क्योंकि उनका रोल प्रधानमंत्री का है ही नहीं। वो अब इस समय पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र की घटना हो चुकी है, संयुक्त राष्ट्रों की संरचना की नहीं, संयुक्त राष्ट्र की गठन हो चुका है, और वो संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं। अब हितेश चंदेल जी जो वर्तमान नई संयुक्त राष्ट्र है उसके अध्यक्ष के रूप में इन बातों को बताएं जो भारत राष्ट्र के प्रधानमंत्री, अभी वर्तमान प्रधानमंत्री ने जो अपनी बात कही उसको किस तरीके से अपना समर्थन करते हैं, और क्या यह पूरे विश्व में बदलाव के लिए यह सोच कार्य करेगी या नहीं। हितेश चंदेल जी, हितेश चंदेल जी आप उपस्थित हैं? हितेश जी। हाँ जी, मैं बीच में एक बार कॉल पे चला गया था, तो आप मुझे क्वेश्चन एक बार दोबारा बताइए। प्रश्न ये है कि आपको लोगों ने यहाँ पे प्रधानमंत्री के लिए बोला था, मैंने एज अ पैनलिस्ट वर्तमान संजय जी की अनुमति से हमने आपको प्रधानमंत्री पद के लिए पूर्णतया नकार दिया था, और हम लोगों ने सत्यप्रकाश भारत जी को प्रधानमंत्री बनाया था भारतवर्ष का। ठीक है। और उनके भारत के परिवर्तन के लिए विचार जाने थे। उसके बाद हमने ये बताया कि हितेश जी यहाँ पे एक ऑब्जर्वर की भूमिका में पार्श्व में हैं, और वह इस समय नवगठित संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो अब भारतवर्ष के जो प्रधानमंत्री तत्कालीन अभी हैं सत्यप्रकाश जी, उनके विचारों से, उनकी बातों से राष्ट्र के परिवर्तन के लिए कहाँ तक सहमत हैं, संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में आप अपने विचारों को अवगत कराएं। मैं उनकी सारी बातों से सहमत हूँ, जो उन्होंने सारी बातें बोली हैं वही तर्कसंगत और लॉजिकल है। उसमें बहुत सारी एडिशनल बात जुड़ सकती हैं, जैसे जब सारा ही विश्व एक ही राष्ट्र हो गया तो जिस राष्ट्र में जो चीजें, जो व्यवस्थाएं सही चल रही हैं वहां पे स्टडी टीम्स भेजी जाएं, उनको स्टडी किया जाए, और हर एक राष्ट्र में वो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि सब जगह सही चल रही हैं वो इम्प्लीमेंट की जाए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मानव जो समुदाय है वो आपस में एक दूसरे को परिवार वाला नहीं मानने के कारण अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस दूसरों के साथ साझा नहीं करता, या करता भी है तो उसमें कमर्शियलिज्म जुड़ जाता है। तो वो कमर्शियलिज्म जुड़े, कोई बात नहीं, उसमें जितना सही एक तरह से न्यायपूर्ण चार्ज करना है वो करा जाए, लेकिन पूरी कोशिश ये की जाए कि जो चीज़ सही पहुंच चुकी है वो सब जगह पहुंच जाए। इसका एक उदाहरण मैंने वहाँ से दिया था एक बार किसी सेशन में, कि मैं एक बार कलकत्ता गया हुआ था, तो कोलकाता में मैंने देखा कि कुछ जगहों पे फुटपाथ बहुत अच्छा बना हुआ है और उसका प्रयोग भी बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। तो ये सोच के बड़ा अजीब लगा कि क्या भारत दिल्ली का चीफ मिनिस्टर और जो है कलकत्ता का चीफ मिनिस्टर के बीच में कोई ऐसी कम्युनिकेशन नहीं स्थापित है कि एक दूसरे से वो बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकें और एक दूसरे की अपनी जगहों पे उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो ऐसा ही जब उसको पूरा खोल के देखा तो देखा, अरे इस पृथ्वी की सारी समस्याओं का सारा समाधान इसी पृथ्वी पे अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि सब अपने आप को एक दूसरे का परिवार नहीं मान रहे हैं इसलिए वो होता नहीं। ठीक है, तो इसीलिए सिनर्जी प्लेटफॉर्म के द्वारा जो हम करना चाह रहे हैं वो यही है कि हर एक डोमेन में जो कि ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करता है,
उसमें जो जो अच्छा हो रहा है पूरे विश्व में वो सबको मिले, तभी जाके वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो है प्राप्त होगा। तो मैं प्रधानमंत्री सत्य प्रकाश भरत जी से सहमत हूं और मैं उनसे आशा करता हूं कि वो जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड वर्ल्ड, जिसका हमने नाम चाहे अभी के लिए कोड वर्ड रखा है डिफाइंड वैल्यूज ग्रुप, वहां से सभी राष्ट्रों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखें, अपनी स्टडी टीम्स भेजें और अपने राष्ट्र में उसको इम्प्लीमेंट करने का उचित जो है प्रबंध करें और जल्दी से जल्दी करें। ये सोच के चलें, देखिए वर्कर और मैनेजर की जो जॉब होती है उसमें टाइमलाइन की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है, उनमें अर्जेंसी इमरजेंसी उतनी नहीं होती है, लेकिन जो लीडर का काम है वो हमेशा इमरजेंसी है, हमेशा लीडर को ऑन टोज रहना पड़ता है, इमरजेंसी सिचुएशन में रहना पड़ता है, दिन रात काम करना पड़ता है और 9 से 6 की जॉब नहीं कर सकता। तो ये समझ लीजिए कि अभी सुपर इमरजेंसी चल रही है, तो किसी प्रधानमंत्री, किसी राष्ट्रपति को 4-5 घंटे से ज्यादा सोने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है, अपने आप को उसी 4-5 घंटे में वो स्वस्थ रखे, सक्षम रखे और अपनी कंट्री में जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट करे, क्योंकि जितनी देरी कर रहा है, आपने सुना होगा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, न्याय की देरी अन्याय ही है। तो प्रधानमंत्री सत्य प्रकाश भरत जी अपनी लीडरशिप पाइपलाइन जल्दी से बनाएं, लोगों को स्थित प्रज्ञ बनाएं, एक पूरी बटालियन क्रिएट करके रखें स्थित प्रज्ञ नेतृत्व की और अपने पूरे राज्य में, राष्ट्र में उनको फैला दें। एक एक गांव के लिए कम से कम एक एक स्थित प्रज्ञ जो नेतृत्व है वो दे दें। 6 लाख गांव हैं तो 6 लाख जो है जल्दी से जल्दी स्थित प्रज्ञ लीडर बनाएं और संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष से या चक्रवर्ती सम्राट से जो भी उनकी आशा है, चीफ योग ऑफिसर से जो भी आशा है वो भी लिख के दे दें, जिससे काम जल्दी से जल्दी हो। आप म्यूट पे हैं अरविंद जी। प्रकाश जी, आपने एक विशेष बात रखी थी कि आपके पास शिक्षा पद्धति की एक रूपरेखा है। अब हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप वो शिक्षा पद्धति की जो रूपरेखा है और आपके पास जो सूची है, अब आपका ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसे आप शीघ्र ही समूह के संग साझा करेंगे, जिससे कि अब इस पे कार्य आगे प्रारंभ किया जाए। और आपकी शिक्षा पद्धति जब आप साझा करेंगे, इस पे चर्चा हम अवश्य रखेंगे और प्रयास होगा कि कुछ विश्वविद्यालयों के जो वाइस चांसलर हैं प्रेजेंट और एक्स, उनको भी उस पे बुलाने का प्रयास किया जाए। वो तभी होगा जब हमारे पास एक रूपरेखा बड़ी सुदृढ़ रूप से आए, क्योंकि वर्तमान में अभी पूरे भारत में वेबिनार चल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर, क्रियान्वयन के ऊपर। अगले वर्ष, आगामी वर्ष से उसको प्रभावी करने का प्रयास है। तो उससे पूर्व ये जो सारी बातें अगर सामने आ जाएंगी तो एक पहलू पे हम बहुत ही शीघ्रता से अपना प्रयास सार्थक कर सकते हैं। इसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो जाएगा। और इसके बाद और जो पहलू आते हैं, जो आपके पास सूची है विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों की, उनकी कार्य दक्षता का क्षेत्र भी अगर उसमें होगा तो वो अच्छा होगा। जैसा हितेश जी ने बोला कि 6 लाख गांव हैं, अगर 6 लाख आप वहाँ का नेतृत्व करने वाले सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लीडरों को दे सकते हैं, जो क्या कहते हैं, स्ववास्तविक अपने मूल्यों को समझते हों और उसको धारण करते हों और उस पर कार्य कर सकें, क्योंकि ये सबसे बड़ा योगदान होगा इस राष्ट्र को एक नई दिशा देने के लिए। जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारी सीरीज है, श्रृंखला चल रही है, भारत विश्व गुरु स्वर्णिम युग की ओर। तो अब आप, क्योंकि समय समाप्ति पे है और इसको हम लोग यहाँ पे समाप्त करने से पूर्व आपके प्रोजेक्ट को जानना चाहेंगे, क्या कि प्रोजेक्ट की परियोजनाओं की एक समय सीमा निश्चित की जाती है। आप ये बताइए कि कब तक आप ये अपने स्तर से ये कार्य करके देंगे, और जिससे कि हम आगे बढ़ें और आगे की चर्चा करके एक ठोस निर्णय लिया जा सके। देखिए, मेरे तो सारे लिस्ट, सारे नाम सब लिखे पड़े हैं, है ना, अलग अलग क्षेत्र में किस व्यक्ति कौन क्या करेगा, कौन कहाँ है, क्या है, पूरी मेरे को तो एकदम डायरी भरी पड़ी है।
तो जैसे जिस तरह की आवश्यकता होगी, जिस तरह के, मान लो जैसे आप शिक्षा के ऊपर कह रहे थे, तो मैं कहूँगा सुरेंद्र पाठक ने इसमें काफी मेहनत करी हुई है ना। वर्तमान शिक्षा का अध्ययन भी किया है, ये जो नई शिक्षा नीति है इसका भी अध्ययन किया गहराई से, और इसके सामने वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था का भी पूरा सुरेंद्र पाठक ने अध्ययन किया है। एक नाम बता रहा हूँ अभी मैं, और भी ऐसे नाम है ना। तो सुरेंद्र पाठक को आप सामने ला सकते हो। उसके बाद गणेश बगाड़िया है हमारे मित्र, श्याम भाई है कि युवा, बहुत शानदार युवा है ना। तो अभी सुरेंद्र पाठक जी को आप इस पूरी शिक्षा नीति के ऊपर, ऐसे कृषि नीति के ऊपर अनेक लोग हैं, जैसे सुभाष पालेकर है, देवेंद्र शर्मा है ना, और भी कई लोग हैं जिन्होंने, विवेकानंद माथने हैं जिन्होंने पूरी कृषि नीति बनाई अपनी अलग से, और जिसके ऊपर केंद्र सरकार से, राज्य सरकार के अनेक लोगों से बातचीत हुई। तो अलग अलग ऐसी न्याय नीति के ऊपर भी अलग अलग लोगों ने सोचा है, बोल रहा है, ऐसे चुनाव नीति के ऊपर भी बोल रहा है। तो इसमें जब जिसकी आवश्यकता होगी मैं आपको वो नाम दे दूंगा, और आप उनके विचार जानिए, समझिए, और अगर लगता है कि वे पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए, पूरी प्रकृति के लिए कल्याणकारी है, तो उनको मिलकर आगे बढ़ाए। इतनी बात है बस। मैं अरविंद भाई साहब और दूसरे जो भैया दीदी लोग यहाँ पे हैं, उनकी उपस्थिति में ये कहना चाहूंगा कि सत्य प्रकाश जी की जो एक बहुत बड़ी कमाई है, सन 1984 से लगभग अब 36.5 वर्ष हो चुके हैं उस चीज को, उस घटना को। तो बहुत बड़ी कमाई है, बहुत जबरदस्त पूरे भारत के लोगों का आपके पास डाटा आकलन है। हम बढ़ते चलेंगे, वो लगातार योगदान करते चलेंगे, और मेरे ख्याल से बढ़ते रहिए कदम। एक बात मैं कहना चाहता हूँ अरविंद जी, बिफोर वी फॉरगेट, क्योंकि अचानक ऐसा ना हो कि हम बंद करके चल दें, वैसे होगा नहीं, पर फिर भी एक तो 19 को आपने एक बढ़िया वेबिनार रखा है, और 20 तारीख को माननीय चंद्रविकास जी के साथ में और वो वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम पे फिर से एक चर्चा खोलने जा रहा हूँ मैं। इस बार विकास जी जो कि बहुत बड़े प्लेयर हैं, आपने पिछली एजुकेशन वाली मीटिंग में उनसे मुलाकात की थी जब महेंद्र भैया बोल रहे थे, पर साथ में अपने पुराने पैनलिस्ट यानी कि गायत्री जी और श्री राम जी भी रहेंगे। ऐसा मैं उनसे निवेदन करूंगा, अभी तक नहीं किया है, पर 20 को निवेदन विकास जी से हो चुका है। सो इट्स अ ग्रेट पैनल कमिंग ऑन 20th and another significant speaker coming on 19th. All are requested to please join and tune in. And also you know all friends here, for example, आज बड़ा प्रसन्नता हुई है हमें कि हमारे पास में रजनी जी जैसे एक सीनियर साथी जुड़े हैं, और भी बहुत सारे जुटे हैं। तो सभी से निवेदन है कि जो भी अपने साथी भारत में या विश्व में कहीं भी हो, भारतीय हो या नॉन भारतीय हो, किसी बात पे अपनी बात रख सकते हो। बात रखने का मतलब हितेश जी कहते हैं कि बात रखना भी बहुत बड़ा एक काम है। तो बात रखें, बात दूर तक जाएगी, उसको बांध के हम लोग सब दूर तक ले जाएंगे, जैसे सत्य भैया कह रहे हैं। So over to Arvind ji again and to Satya Bhai Sahab again. We shall be formally announcing these events. Thank you. And of course मैं देख रहा हूँ पीकेएस गौर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। पीकेएस गौर जी को यदि 2 मिनट अनुमति देंगे होस्ट जी अरविंद तिवारी जी, तो बड़ी कृपा होगी। वो बड़ी देर से हाथ उठाया है गौर साहब, एक बार यदि 2 मिनट के लिए संक्षेप में यदि बिल्कुल आदरणीय आप प्रदीप कुमार सिंह गौर जी, आप प्लीज निवेदन है आप अपनी बात रखते हैं। अरे बीच में प्रधानमंत्री जी आ गए हैं, काफी अच्छी जिम्मेदारी है। लाल बहादुर शास्त्री जी को पहले तो सादर अभिवादन। चाहेंगे कि आप अपनी संसद बनाइए काम करने वालों की, फिर पॉलिटिक्स में डायरेक्ट रिप्लेसमेंट कर दीजिए, और एक एजुकेशन व्यवस्था यदि हमारी डिफाइंड वैल्यू कंसल्टेंसी की तरफ से रिफाइन होकर निकलती है, हर इंसान यदि शोधित हो जाता है, तो निश्चित मानिए भारत जी कि हम सब एक जैसे सोचने वाले होंगे, कर्मठ होंगे, लॉयल होंगे, वैल्यू बेस्ड होंगे, इंटीग्रिटी होगी, देश के ऊपर दुनिया की सोचेंगे, दुनिया के ऊपर इस नेचर की सोचेंगे। आप जो चाह रहे हैं वो 100% होगा। हितेश जी ने कमिटमेंट दे दिया, अब आप अपनी संसद बनाइए। 761 जिले हैं देश में, जितना डेटा आपके पास है आप जो कहेंगे हम सब करने को तैयार, जहां बुलाएंगे आने को तैयार है। सबके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइए और अपनी बात इतनी जोर से चिल्ला कर बोलिए कि जो सो रहा है वो जाग जाए। बहुत अच्छा, आप इतना ही कर देंगे, बाकी हम लोग निकले हैं तो फिर सर पे कफन है। बहुत अच्छा। अब पीछे रहने वालों में नहीं है। तो आपसे हमारा ये कमिटमेंट है, जहां कहेंगे आप में मैं अपने
छोटे भाई की छवि देखता हूँ, जिसको देख के लगता है कि हाँ, आज मैंने आपको गहराई से जाना, तो मुझे खुशी हुई कि मैंने अपने भाई को पहचान लिया। सादर, थैंक यू। धन्यवाद प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी है। इससे पहले मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं जो हम लोग अगली वेबिनार रख रहे हैं 19 तारीख को, 20 तारीख, 19 तारीख को रमा गोलवलकर जी, गोलवलकर नाम से आप लोगों को एक नाम है गुरु जी। गुरु जी का नाम संघ में बहुत आदर से लिया जाता है। इनके भाई की ये नातिन है, इनके भाई की बेटी और वर्तमान में ये केंद्रीय सेंसर बोर्ड। मैं थोड़ा करेक्शन चाहूंगा, वो उनके भाई की बेटी नहीं, उनके भाई की बेटी है। माधव गोवलकर जी गुरुजी की भाई की बेटी है। पोती मतलब भाई की बेटी मतलब भतीजी है, उनकी भतीजी है जी, भतीजी। तो उनके भाई की बेटी और केंद्रीय सेंसर बोर्ड की सदस्य भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। जर्नलिज्म के क्षेत्र से उन्होंने अपनी पीएचडी की हुई है और काफी ज्वलंत बातें जो वर्तमान परिदृश्य में जो पेपर मीडिया इन लोगों की भूमिका चल रही है, उस पे काफी संभवतः एक अच्छी चर्चा की संभावना है। कारण है कि भारत